हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज। सो आज के लिए यानी 10 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 10th of April 2026। सो आज क्या हुआ, आज बाज़ार जो है वो और बढ़ के बंद हुआ। सो निफ्टी की बात करें तो वो 275 पॉइंट्स बढ़कर 24,050 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप 275 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,050। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 1,091 पॉइंट्स बढ़कर 55,913 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 1,091 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 55,913। सो बाजार जो है वो खुला बढ़ के ही था। निफ्टी जो है वो 60 पॉइंट्स के आसपास बढ़ के खुला था, बिकॉज कहीं ना कहीं गिफ्ट निफ्टी वो नेट इंडिकेट कर ही रहा था कल, चूँकि यूएस मार्केट्स कल स्ट्रॉन्ग थे। डाउ जोन्स जो है कल 275 पॉइंट्स बढ़ के बंद हुआ था, और हालांकि यूएस फ्यूचर्स थोड़ा सा ठंडा था, बट नॉनदलेस उससे देखिए पॉजिटिव क्यूज तो थे, बुलिश क्यूज थे इंडियन मार्केट्स के लिए। अब ये उसके अलावा देखिए टीसीएस के कल अर्निंग्स आए थे, तो उसका भी मैं थोड़ा ब्यौरा दे दूँ तो टीसीएस का कल Q4 अर्निंग्स आया था। सो हाइंडसाइट में तो अर्निंग्स अच्छे आए थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उनके अगर देखा जाए तो 12 से 14% की रेवेन्यू ग्रोथ थी। उसके अलावा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखा जाए तो उनका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट बढ़ा ही है। पर प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट टाइम इनके अगर 2004 से देखें, जब से कंपनी लिस्ट हुई है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में, तो डॉलर टर्म्स में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू गिरा है। नेट डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू गिरा है, लगभग 2.5% के आसपास नेट इनका डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू गिरा है। अगर रुपी टर्म्स में देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है 4.5% के आसपास। बट आप जानते ही होंगे कि इस दौरान जो है रुपया काफ़ी गिरा है। रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड फ्रॉम अराउंड एवरेज ऑफ 85 इन लास्ट ईयर, दैट इज़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर इन 24-25। इस फाइनेंशियल ईयर में अगर आप एवरेज देखें तो 90 के ऊपर ही रहा है, और कॉन्सिक्वेंटली इनका जो डॉलर टर्म्स में रेवेन्यू है वो उसके कारण फिसल गया। सो इसका ही मार्केट को कहीं ना कहीं इससे निराशा थी, क्योंकि इट ओनली अफर्म्ड कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल प्रेशर्स है आईटी को, एआई को लेके देख लीजिए, उसके अलावा क्लाइंट स्पेंडिंग कम हो रहा है, उसके अलावा जो इतना अनसर्टेनिटी चल रहा है ग्लोबली, उसका देखिए इनके जो स्पेंडिंग में कमी आ रही है, कटौती कर रहे हैं धीरे धीरे जो बड़े बड़े, बिकॉज दीज कंपनीज जो इंडियन आईटी टॉप फर्म्स है, दे मेनली सर्व द फॉर्च्यून 500 कंपनीज ग्लोबली। तो कहीं ना कहीं अपने जो आईटी बजट्स है वो कम कर रहे हैं, उनमें कटौती कर रहे हैं, और जिसके कारण इनके मार्जिन्स तो प्रेशर में रहते हैं। हालांकि मार्जिन्स में और कमी नहीं आई है, पर कहीं ना कहीं देखिए इससे नए बिजनेस अट्रैक्ट करने में उनको बहुत मुश्किल हो रहा है। सो दिस क्लियरली कन्फर्म्स कि जो इनका जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स है वो तो जा नहीं रहा है, वो अभी भी बना हुआ है। और जैसा कि हमने कहा ही है कि अब जीसीसी का जो एआई का तो थ्रेट है ही, उसके अलावा जीसीसी का भी जो एक बड़ा सिरदर्द आईटी कंपनीज को झेलना पड़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म थ्रेट है ही। उसके अलावा अब सैलरी हाइक्स भी देने पड़ रहे हैं टीसीएस को। अगर आप देख लीजिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अभी भी आज भी 2004 के समय भी जो एंट्री लेवल सैलरीज आईटी जो टॉप के आईटी कंपनीज ऑफर करते थे, इट वाज समवेयर अराउंड 3 to 4 lakhs पर एनम। आज भी वही का वही है, मोर और लेस इट्स द सेम ओनली। तो कहीं ना कहीं अब आईटी कंपनीज को भी समझ में आ ही रहा होगा कि ये वर्केबल नहीं है। आज बैंगलोर जैसे शहर में अगर कोई 25,000 के पे पैकेज, एंट्री पैकेज में कोई अगर बाहर से बंदा आके काम करे, वो अब फीसिबल ही नहीं है। इवन वो अब हॉस्टल में भी अगर रह लेगा, या माने जिसको बोलते हैं ना, आपके 4-5 जन जो मिल के रहते हैं गेस्ट, पेइंग गेस्ट बन के, तो भी उसका जो मेजर चंक ऑफ हिज सैलरी यानी ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास तो खाली उसी में चला जाएगा, रेंट पे ही चला जाएगा। सो उसके पास बचेगा क्या? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि अब कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज को ये फैक्टर भी आगे चल के एड्रेस करना पड़ेगा। हो सकता है जो मिनिमम बेसिक सैलरी है वो 5 लाख पर एनम के आसपास तो अब जाएगा ही जाएगा। दे आर ऑल फैक्टरिंग इन दिस। तो कहीं ना कहीं अब इसके कारण देखिए हेडकाउंट्स भी कम हो रहे हैं, हायरिंग्स भी कम हो रहे हैं। तो देखिए आईटी कंपनीज के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इज़ वेरी वेरी टफ। तो इनका जो कहीं ना कहीं इसके कारण मुझे जहाँ तक एक बार लग रहा था, क्या पता कल आईटी कंपनीज बढ़े हुए रहेंगे, बिकॉज उन्होंने किसी तरह अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। पर मार्केट जो है ना वो बहुत बड़े पर्सपेक्टिव से देखता है, तो बड़े पर्सपेक्टिव में तो देखिए अभी भी प्रॉब्लम्स है, डॉलर टर्म्स रेवेन्यू गिर ही रहा है।
तो मार्केट ने TCS को पनिश कर दिया। तो TCS का जो स्टॉक है वो प्री ओपनिंग में वीकनेस इंडिकेट कर रहा था, हालांकि प्री ओपनिंग में तो लगभग 1 से 1.5% की वीकनेस ही दिख रही थी, पर जैसे ट्रेड खुला तो उसके बाद ये स्टॉक खिसकते ही चला गया। इनफैक्ट इट वाज डाउन मोर देन 3% एट इट्स लो पॉइंट, अराउंड 3.5%। स्टॉक जो है एक बार 85 रुपये गिर गया था, TCS का स्टॉक है। हालांकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा स्टॉक कुछ हद तक रिकवर किया एंड इट क्लोज्ड अराउंड 2.5% लोअर, पर कहीं ना कहीं इसका असर 3% लोअर। और उसके अलावा इन्फोसिस में भी इसका असर दिखा, इन्फोसिस का स्टॉक भी 3% गिर के बंद हुआ। सो कहीं ना कहीं देखिए इन्फोसिस से भी अब मार्केट को बहुत ज़्यादा उम्मीद फ़िलहाल तो नहीं लग रही है। हालांकि मुझे जहाँ तक लगता है विप्रो और HCL टेक उतना डिसअपॉइंट हो सकता है ना करे, और HCL टेक का तो देखिए थोड़ा सा खेल दूसरा है, बिकॉज कहीं ना कहीं अब ये जो कंपनी है वो चिप्स की ओर मूव कर रही है। हालांकि उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हुआ है, पर नॉनदलेस नोएडा में उन्होंने 2,500 करोड़ का एक चिप प्लांट बिठाया है, और लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कंपनी धीरे धीरे अपने आप को ये हार्डवेयर सेक्टर में और भी हार्डवेयर रिलेटेड IT में वो हो सकता है स्केल अप कर लेंगे, जो TCS, इन्फोसिस या इवन टेक महिंद्रा नहीं कर पाएगी। कॉग्निजेंट तो चूँकि हालांकि इवन कॉग्निजेंट तो मेजर इंडिया प्रेजेंस है लेकिन इंडिया में लिस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सब कंपनीज हो सकते हैं थोड़ी पिछड़ती हुई दिखेंगी। बट HCL टेक जो है दैट इज़ स्लाइटली यूनिक इस मामले में। हालांकि विप्रो भी ये चीज़ कर सकता था, बट विप्रो वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। बट ये बात अलग है कि विप्रो के और भी थोड़े डाइवर्सिफाइड है, माने और भी उसके जो FMCG डिवीजन है, इलेक्ट्रिकल डिवीजन है, बट दे डोंट कंट्रीब्यूट दैट सिग्निफिकेंटली। मैक्सिमम उनका 15% के आसपास ही कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल रेवेन्यू में। तो आज भी कंपनी जो है अपने IT रेवेन्यूज़ पे ही मोस्टली डिपेंडेंट है, तो उनके लिए तो देखिए प्रॉब्लम रहेंगे ही रहेंगे। तो मेन मार्केट पे आ जाते हैं, तो निफ्टी IT तो लगभग 2% से ऊपर नीचे था ही, तो पर उसके बावजूद भी मार्केट में एक तेज़ी का मोमेंटम दिखा रहा। तो निफ्टी जो है वो सुबह खुलते के साथ बढ़ते चला गया, मेनली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाइंग इन बैंक्स। खास करके ICICI बैंक में तो बहुत अच्छी लेवाली वो दिख रही थी आज। तो कहीं ना कहीं ICICI बैंक के एक्सपेक्टेशंस के अहेड में मुझे जहाँ तक लग रहा है बाइंग मोमेंटम बेस्ड बाइंग आ रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, उसका असर आप देखें 40 रुपये बढ़ के स्टॉक बंद हुआ है। सो प्राइवेट बैंक स्पेस में तो सबसे ज़्यादा यही स्टॉक बढ़ा हुआ था। उसके अलावा फिर धीरे पीछे से HDFC बैंक और एक्सिस बैंक भी साथ निभा रहे थे। हालांकि कोटक बैंक साथ नहीं निभा पा रहा था, बिकॉज आप जानते होंगे उनका जो हरियाणा फ्रॉड केस को लेके, हरियाणा गवर्नमेंट में जो उनके डिपॉजिट्स थे उसको लेके फ्रॉड केस में उनका वो ना मानने से थोड़ा ख़राब हो रखा है वहाँ पे। तो कहीं एक ऑफिशियल भी उनका अरेस्ट हुआ है। हालांकि फ्रॉड कोई बहुत बड़ा नहीं है, 150 करोड़ का ये, पर प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं इनके इमेज पे तो नुकसान पहुँचता है ना। और मैंने पहले भी कहा था धीरे धीरे आगे चल के हो सकता है जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अब प्राइवेट बैंक्स के साथ कोई बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। सो यही प्रॉब्लम है। तो एक बहुत मेजर एरिया जो धीरे धीरे डेवलप कर रहा था गवर्नमेंट बैंकिंग, वो कहीं ना कहीं अब देखिए प्राइवेट बैंकों से के हाथ से तो निकलता हुआ ही दिख रहा है। सो दे विल हैव टू डिपेंडेंट ऑन HNIs एंड रिटेल सेगमेंट ओनली, मेनली यही प्रॉब्लम है। सो उसके अलावा हालांकि बैंक्स में थोड़ा मोमेंटम बेस्ड बाइंग था, PSUs में भी अच्छा था, हालांकि उतनी बाइंग नहीं थी, बट कहीं ना कहीं उसके कारण देखिए मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। 23,800 के ऊपर जो निफ्टी चला, फिर ऑलमोस्ट 24,000 तक गया। हालांकि 24,000 के ऊपर सस्टेन करने में एकदम दिक्कत आ रही थी, कहीं ना कहीं 24,030 के आसपास बहुत रेजिस्टेंस दिख रहा था। रेजिस्टेंस क्या इनफैक्ट बोल सकते हैं रिलक्टेंस ही आया था, बिकॉज थोड़ा बढ़ने के बाद धीरे धीरे बाइंग एग्जॉशन आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बाइंग एग्जॉशन दिख रहा था 24,000 के ऊपर। तो निफ्टी वहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिखा। हालांकि बेज डिड ट्राई, अगर आप चार्ट्स में देखें तो लग रहा था कि बेज बार बार कम बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको शॉर्ट करके निफ्टी को ठोक के कहीं वापस आ जाए, कोई पैनिक सेलिंग आ जाए, पर वैसा हो नहीं पा रहा था। तो वो कहीं ना कहीं दिख रहा था, बिकॉज आज अगर इंस्टीट्यूशनल फिगर्स देखें तो FI सेलिंग तो था नहीं आज, हालांकि बहुत मिनिस्क्यूल बाइंग था, पर कहीं ना कहीं FI सेलिंग, लैक ऑफ सेलिंग के कारण भी देखिए फिर उनको मौका नहीं मिल पाता है। तो वो एक नेट था। निफ्टी कंसोलिडेट करता हुआ दिखा जो मेन मार्केट है, पर लास्ट में जो है कहीं ना कहीं एक बार जस्ट लग रहा था कि और बढ़ेगा, तभी बेज ने अटैक कर दिया, निफ्टी एक बार के लिए गिरा पर वापस पटरी पे आ गया। तो कहीं ना कहीं 23,950 तक निफ्टी जाके वापस
रिकवर कर लिया। तो साफ दिख रहा था कि बुल्स जो है वो भी केयरफुल हो रखे हैं। जहाँ उनको दिखता है कि मार्केट फॉल्टर कर सकता है वो ठीक ही एकदम रेस्क्यू करने में आ जाते हैं और फिर वापस निफ्टी जो है वो पटरी में आ जाता है। तो बाकी इंस्टीट्यूशंस के बीच तो लग रहा था आज फिक्स्ड मैच था, क्योंकि FI सेलिंग था नहीं तो DIs को भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के लेवाली नहीं करनी पड़ी। तो देखिए फिक्स्ड मैच कितना दिन चलता है। अगर FI सेलिंग नहीं रहेगा तो DIs को भी हल्का हल्का बाइंग ही करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए तो मार्केट लैक ऑफ सेलिंग के कारण बढ़ जाएगा, हो सकता है लैक ऑफ सेलिंग के कारण ही, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम, निफ्टी जो है वो 24,500 तक जा सकता है, जैसा कि मैंने एक बार अनुमान लगाया था। बट उसके ऊपर जाने में अगेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज बाइंग एग्जॉशन आ जाता है रिटेल की तरफ से या HNI की तरफ से, कोई लेवाली आती नहीं है। तो इंस्टीट्यूशंस को ही आगे आके लेना पड़ेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे वो LIC हो, चाहे कुछ हो। सो यही बात है। तो लेट्स सी अभी तक तो क्या कर रहा है। और उसके अलावा भी देखिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी फेवरेबल रहने चाहिए। अगर अचानक से ट्रम्प बाबू का मन कुछ बिफर जाता है या फिर से ईरान को लेके कोई सीन बन जाता है तो देखिए मार्केट के लिए तो प्रॉब्लमेटिक रहेगा ही रहेगा। देखिए अभी भी ईरान, अभी जो उनका लेटेस्ट एक, हालांकि पोस्ट तो आया था जिसमें उन्होंने ईरान को डांट लगाई है, क्योंकि ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोल रहा है। तो ये इसको लेके कहीं ना कहीं जो अभी 2 सप्ताह का सीज फायर हो रखा है उसको लेके देखते हैं दोनों साइड्स कितना सीरियस होते हैं। हालांकि इसराइल ने तो अभी और लेबनान पे हमले तो बंद कर दिए हैं, पर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि लेबनान इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सीज फायर डील। देखिए उसको लेके भी अगला सप्ताह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। ये अगर जब तक प्रॉब्लम्स हल्के रहेंगे तब तक देखिए मार्केट बढ़ता रहेगा। मार्केट अगर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम एट द बैक एंड कहीं ना कहीं ये है कि क्रूड ऑयल जो है अभी भी काफ़ी $100 के काफ़ी करीबी है। सो दैट इज़ बैड फॉर इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है। देखिए अभी तक तो इलेक्शंस चल रहे हैं तो गवर्नमेंट हो अभी ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करके रखी है, पर क्या पता आफ्टर इलेक्शंस वो और ज़्यादा कंट्रोल करके ना रख पाए। अगर कच्चा तेल जो है वो $100 के ऊपर रहता है तो देखिए दे विल माइट हैव टू पास ऑन द हाइक टू कंज्यूमर्स। कुछ तो उनको हो सकता है पास ऑन करना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी ATF प्राइसेस तो बढ़ चुके हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइसेस, तो एयरलाइंस को तो पास ऑन करना पड़ रहा है, उनके पास कोई चारा ही नहीं है। पर कहीं ना कहीं हो सकता है गवर्नमेंट को यहाँ पे भी कॉल लेना पड़ेगा। अब ये कॉल ले पाती है कि नहीं, देखिए बहुत टफ कॉल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर 3-4 रुपये भी अगर तेल के दाम बढ़ जाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम, तो इससे इन्फ्लेशन प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। इन्फ्लेशन प्रेशर आएगा तो RBI बाबू के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि RBI बाबू कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स जो है जिसका तसरा बना रहे, उनको इंटरेस्ट रेट्स हाइक नहीं करना पड़े। अगर हाइक करेंगे तो होम लोन वालों को सरदर्द हो जाता है। रियल एस्टेट कंपनीज फिर गवर्नमेंट के पास आके रोने लगती है कि भैया हम तो नया प्रोजेक्ट फिर बंद कर देंगे, नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना बंद कर देंगे, आप इंटरेस्ट रेट मत बढ़ाइए। तो देखिए सबका अपना रोना गाना चलते रहता है। तो देखिए यही प्रॉब्लम है आगे चल के। देखिए इट इज़ अ कॉशियस बुलिशनेस जिसको बोलते हैं ना, मार्केट विल रिमेन बुलिश फॉर नाउ बट वेरी कॉशियसली। कॉशियस ऑप्टिमिज्म फिलहाल रहेगा इन द होप कि चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाए, लेट दे बी पीस। बट देखिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स तो बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए अमेरिका का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था अभी जो कॉन्फ्लिक्ट में, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है। दे हैव नॉट बीन एबल टू कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज ईरान्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। अभी भी बोलते हैं कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार बन गया है, बिकॉज जो उन्होंने अभी बोलते करीब काफ़ी किलो मैंने बना लिया है, विच इज़ इनफ फॉर मैनी वॉरहेड्स। बोलते हैं एटलीस्ट 20 से 30 वॉरहेड्स के बराबर तो ऑलरेडी न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो एनरिच कर चुके हैं। सो ये वेस्ट के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सिरदर्द है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईरान के पास ये एनरिच्ड यूरेनियम अगर वो वॉरहेड्स में प्रॉपर्ली कन्वर्ट कर लेते हैं तो जो गल्फ स्टेट्स है और ख़ास करके इसराइल, उनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द है। वो कभी भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। तो अमेरिका को ये बिल्कुल भी गंवारा नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं आगे चल के भी प्रॉब्लम रहेगा, पर फिलहाल के लिए तो मार्केट को ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसके कारण देखिए ये सब प्रॉब्लम्स जब जस के तस बने रहते हैं तो अपसाइड जो है ना वो लिमिटेड रहता है। फिर कहीं ना कहीं मार्केट निफ्टी जो है वो 25,000 के ऊपर चलने में रोएगा, चलने में बहुत जोर आएगा।
तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि 3 सालों में, पिछले 2 सालों में आप और देख लो तो नेट रिटर्न्स हैव बिन नील। अगर आप एवरेज देखो तो निफ्टी जो है वो नीचे में 22,000 से लेके ऊपर 26,500 या आई मीन ऑलमोस्ट 26,000 की रेंज जिसको बोलते हैं, 4,000 की रेंज में ही फंसा हुआ है। तो नेट नेट अगर अभी देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए अब रिटर्न नहीं बन पा रहा है। सो ये एक प्रॉब्लम तो देखिए आगे चल के रहेगा। और मुझे भी डाउटफुल लगता है कि अगर निफ्टी जो है वो इस साल नया ऑल टाइम हाई बनाएगा भी, अगर बना लेगा भी तो बहुत मार्जिनली बनाएगा, नॉट सिग्निफिकेंटली। तो अगेन नेट नेट रिटर्न्स नहीं जनरेट होंगे। देखिए मेगा कैप्स में बहुत ज़्यादा रिटर्न्स कोई जनरेट नहीं होंगे। अगर इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स चाहिए तो कहीं ना कहीं उनको स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में ही देखना पड़ेगा। हाँ, अभी जो एम्फी का डेटा है उसमें भी कहीं ना कहीं निकल के आया कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप में जो फ्लोज है वो बहुत अच्छे हैं, दे आर इंटैक्ट। ओवरऑल फ्लोज तो जो है इक्विटी फ्लोज 32,000 करोड़ से ऊपर है, सो विच इज़ अ 10% मंथ ऑन मंथ जंप, विच इज़ अगेन रियली गुड कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बना हुआ है मार्केट की ओर, इट इंडिकेट्स। उसके अलावा दोनों मिड कैप एंड स्मॉल कैप दोनों जो फंड्स है, दोनों को 6-6 हज़ार करोड़ के इनफ्लोज आए हैं, विच कहीं ना कहीं कनेक्ट्स की लोगों को अभी भी उनसे पूरी उम्मीद है। दे आर विलिंग, चाहे वो करेक्शन आ भी गया हो, बट इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू बाय द करेक्शन, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके अलावा फ्लेक्सी कैप फंड्स में तो 10,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ गए हैं। हाँ, उसके अलावा देखिए जो कॉम्बो फंड्स है, जो मिड कैप्स और लार्ज कैप्स दोनों को मिला के करते हैं, उनमें फ्लोज बहुत अच्छे हैं, दे आर अबव 5,000 करोड़। दैट अगेन इज़ अ रियल गुड थिंग कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो है बहुत मैच्योर वे में बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे SIPs जिनको वो लग रहा है कि अब वो नहीं देने वाले रिटर्न्स, उनको बंद किया जा रहा है या एक्सपायर होने दिया जा रहा है, उनके जगह नए SIP अकाउंट्स भी खुल रहे हैं। 53 लाख नए SIP अकाउंट्स भी खुले हैं। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स भी अपने आप को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए एडवाइजर्स भी रहते ही हैं, सो पीपल टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। तो चलिए वो भी अच्छा है, अगर अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स को भी लोग अगर रिकैलिब्रेट कर रहे हैं तो इट्स गुड, दे आर एडजस्टिंग टू द मार्केट बिहेवियर, वो भी इंडिकेट करता है। सो आगे चल के आज भी मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में अच्छी तेज़ी थी। बोथ मिड 100 वॉज अप 1.5%, स्मॉल कैप 250 वॉज अप सेम मोर देन 1.5%। देखिए आगे चल के इनमें बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। खास करके देखिए जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्टॉक्स हैं, रियल स्टॉक्स में अभी थोड़ी तेज़ी देखी जा सकती है। हो सकता है वो बॉटम आउट कर गए हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में देखें तो दे हैव करेक्टेड 60 to 70% फ्रॉम द हाइज। सो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक रिकवरी बाइंग देखी जा सकती है। मुझे उम्मीद है, अब जैसे IRFC देख लीजिए, स्टॉक नीचे 87 तक गया था, अब वापस 100 रुपये के ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं सस्टेन रिकवरी देखी जा सकती है। हाँ, ये कि इनका जो नया ऑल टाइम हाई कब आएगा वो बोलना बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो काफ़ी दिनों तक नहीं आएगा, बिकॉज दीज वर वेरी जिसको बोलते हैं ना हाईली इन्फ्लेटेड लेवल्स थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच थे इनके वैल्यूएशंस अपने हाई के। आज ऑलमोस्ट 250 रुपये के आसपास गया था ऊपर में। IRFC का स्टॉक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो ये स्टॉक काफ़ी अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो एक सरकारी स्टॉक के लिए तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। सो कहीं ना कहीं देखिए करेक्शन तो आना बनता ही है। उसके अलावा इरेडा जो स्टॉक है अगेन 250 के ऊपर गया था और 280 तक गया था, अभी नीचे करेक्ट करके 110 तक चला गया। सो ये सब तो देखिए मार्केट का एक पैटर्न है, चलती रहेगा। PSU बैंक्स में अभी लेवाली आ रही है। देखिए जैसे जैसे रिजल्ट सीजन पास आएंगे PSU बैंक्स में एक तेज़ी देखी जा रही है, हो सकता है यहाँ से और तेज़ी देखी जा सकती है, बट अगेन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पंप एंड डंप वाली स्थिति बन सकती है। क्योंकि अगर रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहते हैं या सामान्य रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो ऑपरेटर्स हैं वो लेके ऊपर के लेवल्स में एकदम से डंप कर सकते हैं, जिसके कारण अगेन ऊपर से जब स्टॉक्स गिरना शुरू करते हैं तो एकाएक 10 से 15% तक करेक्ट कर जाते हैं। तो ये PSU बैंक्स में बहुत होता है। तो इन्वेस्टर शुड बी वॉचफुल, बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल्स पे उनको ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो यह अगर ले रहे हैं तो फिर धीरे धीरे करके लेते रहें। बहुत ज़्यादा बल्क में ऊपर में लेने से फिर उनको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट होने लगता है कि ट्रैप हो गए, ऊपर लेके बैठ गए। तो वो अवॉइड करने के लिए दे शुड ट्राई टू अवॉइड बाइंग एट वेरी एलिवेटेड लेवल्स और स्पेशली बल्क क्वांटिटी में। अगर आप बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में ऊपर के लेवल्स में लेके फंस जाते हो
तो फिर आपके लिए ज़्यादा कुछ स्पेस नहीं बचता है, आपका रिटर्न्स भी इफेक्ट हो जाता है इसके कारण। सो इन्वेस्टर्स को ऐसे केस में थोड़ा वॉचफुल रहना चाहिए। सो यही था हमारा लेखा जोखा आज का। जैसा कि मैंने कहा ही था कि अभी निफ्टी में अभी तेज़ी का तो लग रहा है। इमीडिएट टर्म्स में तो निफ्टी जो है 24,225 के आसपास रेजिस्टेंस देख सकता है, उसके ऊपर चल जाता है तो 24,500 तक एक बार निफ्टी के लिए इनफ फुल है फॉर द टाइम बिंग। उसके ऊपर देखिए एक बार के लिए चलना फ़िलहाल के लिए मुश्किल रहेगा, मार्केट को अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। फिर ये है नीचे में तो देखिए जो अभी हाल ही का लो हुआ था, आपका कल ही का जो लो था 23,720 का, वो इंटैक्ट रहेगा। मुझे लगता नहीं वो इतना इजीली अभी टूटेगा, अनलेस जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स कुछ अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो तब अलग बात है। नहीं तो अभी ओवरऑल तेज़ी का मोमेंटम अब लग रहा है, बाकी थिंग्स विल बी वेरिएबल। बाकी उसके अलावा हाँ, ये अभी ये महीना थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा बिकॉज अर्निंग सीजन है। अभी अगले हफ्ता से बैंकों के भी रिजल्ट्स आने लग जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के पहले आ जाएंगे बिकॉज ज़्यादातर दे आर सब्सिडरीज ऑफ मेजर बैंक्स ओनली। तो उनके रिजल्ट्स के बाद धीरे धीरे अगले आने वाले फ्राइडे से ही अर्निंग्स आने शुरू हो जाएंगे। सो वहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा या शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को थोड़ा सा वॉचफुल रहना चाहिए। मार्केट बहुत ऊपर नीचे करेगा तो कि बिकॉज रिजल्ट्स इम्पैक्ट आएगा ना, मार्केट उन रिजल्ट्स को डाइजेस्ट करेगा। सो दे शुड बी वॉचफुल देयर ऑल्सो। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन, विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको कुछ वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहिए तो अगेन वी आर ऑलवेज ओपन, प्लीज़ राइट एंड वी कैन कोऑर्डिनेट। अगर आपको वन ऑन वन इंटरेक्शन चाहिए तो, और अगर आपको कुछ कमेंट्स या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर फीडबैक, योर कमेंट्री आर रियली वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।